नमस्कार बच्चों। आज मैं मनदीप कुलश्रेष्ठ कक्षा 8वीं का पाठ 6 मेले का ऊँट पढ़ाने जा रही हूँ। मेले का ऊँट पत्र शैली में लिखित निबंध है जो भारत मित्र में 12 जून 1901 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने ऊँट के माध्यम से भारतीय समाज की विकास प्रक्रिया में लुप्त होने वाली सांस्कृतिक बोध और नवधनाढ्य वर्ग के जीवन की विसंगतियों को उभारा है। शिव शंभू शर्मा भारत मित्र संपादक को मोहन मेले पर लिखे उनके लेख के लिए उनकी संकुचित यानी छोटी दृष्टि को धिक्कारते हुए कहते हैं कि उनकी दृष्टि गिद्ध के समान होनी चाहिए। इसी दृष्टि के साथ उन्हें मेले की विभिन्न चीज़ों को देखना चाहिए था, लेकिन वे व्यर्थ की बातों में ही उलझे रह गए, सार्थक चीज़ों को देखा ही नहीं। फिर वे उस मेले में बैठे हुए ऊँट की चर्चा करते हैं जिसे लोग कौतूहल के साथ देखते हुए निकल रहे थे। इन्हें देखने वालों में कुछ मारवाड़ी थे। तो बच्चों, जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लेखक ने बाल मुकुंद गुप्त जी ने अंग्रेजी प्रशासन पर कटाक्ष किया है और साथ ही साथ उन धनाढ्य लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो भारतीय तो हैं लेकिन भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, जिनकी संस्कृति समाप्त होने वाली है। चलिए, तो पहले हम मंथन पढ़ लेते हैं। मानवता के विकास के दो आधार स्तंभ हैं, समाज और संस्कृति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। संस्कृति मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का समूह है। इसके द्वारा देश के समस्त संस्कारों का बोध होता है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, इसलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन में भी बदलाव रहता है। आधुनिक पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होती जा रही है, जिनके आधार पर मनुष्य ने विकास और प्रगति तो की है, परंतु अब उसे भूलकर आधुनिक चकाचौंध में खो गया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि मानवता के दो आधार स्तंभ हैं, समाज और संस्कृति, है ना। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहकर विकसित हो सकता है, उसका विकास हो सकता है। यदि इसे समाज से अलग कहीं रखा जाए तो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और समाज में रहकर संस्कृतियाँ उत्पन्न होती हैं, संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं और संस्कृति ही मानव का आईना कह सकते हैं। ठीक है, तो मानव इन संस्कृतियों के बीच ही पलता बढ़ता विकसित होता है और संस्कृतियाँ ही उसकी पहचान है। संस्कृति मानवीय आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का समूह है। ठीक है, तो और कहते हैं कि जीवन जड़ नहीं है, मतलब जीवन रुकता नहीं है, है ना। तो जीवन जब नहीं रुकता है तो हमारी संस्कृतियाँ और हमारी सभ्यताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। आधुनिक पीढ़ी जो हमारी अब आ रही है, अभी फल फूल तो रही है ना, विकास भी कर रही है, परंतु क्षय की बात यह है, यानी दुखद बात यह है यहाँ पर कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा को सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसे सीखना आवश्यक है, किंतु अपनी भाषा को भूल जाना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी भाषा को क्या कह सकते हैं, अपनी भाषा को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना। अपनी भाषा को भी हमें महत्व देना चाहिए। तो यही इस पाठ में भी बताया गया है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए।
हालांकि हमारे समय के अनुसार जीवन बदलता रहता है, कह सकते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है। तो लेकिन इसके चलते हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को नहीं मिटाना चाहिए। जैसे पेड़ खूब फलता फूलता है, उसकी टहनियाँ खूब आगे बढ़ती हैं, लंबी चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन रूट्स, उसकी जो जड़ें हैं वो स्थिर रहती हैं। वो इन जड़ों से जुड़ा रहता है। जिस दिन वो उन जड़ों से हट गया, उस दिन ही पेड़ धराशायी हो जाएगा, मृत हो जाएगा। ऐसे ही हमारी अपनी संस्कृतियां हैं, हमें अपनी संस्कृतियों से जुड़े रहना है। अगर हम अपनी संस्कृतियों से कट गए, उनको हम भूल गए, तो हमारा अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पाठ पे चलते हैं। भारत मित्र संपादक, जीते रहो, दूध बताशे पीते रहो। भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसी ही भेजना। गत सप्ताह आपके मित्र आपके पत्र में टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। भाई, आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होनी चाहिए, क्योंकि आप संपादक हैं, किंतु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होने पर भी उस भूखे गिद्ध की सी निकली जिसने ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर गेहूं का एक दाना पड़ा हुआ देखा, पर उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था वह उसे नहीं सूझा। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुगने से पहले जाल में फंस गया। भारत मित्र एक पत्र था, ठीक है, तो उसके संपादक रहे हैं हमारे लेखक। तो उन्होंने लिखा, उनके जो पहले उनमें जो लिखते संपादक जी थे, उनको लिखा उन्होंने। उन संपादक ने एक पत्र उनका पब्लिश हुआ था, उसमें छपा था। तो हमारे लेखक, इस पाठ के लेखक यानी बाल मुकुंद गुप्त जी ने उन संपादक को कहा कि आपने जो लेख लिखा है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, और उन्होंने उस त्रुटि को गिनाते हुए कहा कि संपादक की जैसे कि दृष्टि होनी चाहिए, गिद्ध सी होनी चाहिए, यानी दूर से ही देख लेता है अपने दाने को। तुमने उस दाने को देख तो लिया, किंतु उसके नीचे जो जाल बिछा हुआ था वो तुमने नहीं देखा। अब वो किस संदर्भ में कहता है, आगे पढ़ते हैं। मोहन मेले में आपका ध्यान 1-2 पैसे की पूरी की ओर गया। न जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं। शहर के 1 पैसे की पूरी के दाम मेले में 2 पैसे हों तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, 4 पैसे भी हो सकते थे। ये क्या देखने की बात थी? आपने व्यर्थ की बातें बहुत देखी, काम की भी कोई देखते। दाईं ओर जाकर आप 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड देख आए, पर बाईं तरफ बैठा हुआ ऊंट आपको दिखाई ना दिया। बहुत लोग इस ऊंट की ओर देखते और हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊंट नहीं होता, इसलिए मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है। अब यहाँ पर देखिए कि लेखक लिखता है कि मोहन मेले में आप गए और आपको वहाँ की रिपोर्ट लिखनी थी, उनका विवरण लिखना था, तो आपने वहाँ पूरी के बारे में लिखा। अब हंसते हुए लेखक कहते हैं हंसते हुए कि भाई तुम खाना खाकर नहीं गए थे क्या, कि वहाँ जाते ही तुम पूरियों की ओर तुम्हारा ध्यान चला गया। पूरियाँ तुमने देखा कि 2 पैसे महंगी थी। ठीक है, मेले में लोग मुनाफा कमाते हैं, वो 4 पैसे भी महंगी हो सकती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था कि आपने उसका वर्णन किया है। फिर लेखक कहता है कि आपने पोस्ट कार्ड 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड बना भी देखा, उसके विषय में भी लिखा, लेकिन कलकत्ता में ऊंट होता है, वहाँ ऊंट था बाईं ओर ही, आपने उसको नहीं देखा और ना उसके बारे में आपने कहीं लिखा। लोग तो उस ऊंट को देखते हुए बातें कर रहे थे कि बंगाल में ऊंट देखने को नहीं मिलता, इसलिए ऊंट को रखा गया है, और फिर भी आपने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। आगे लेखक कहता है कि बहुत सी शौकीन बीवियां, कितने ही फूल बाबू ऊंट का दर्शन करके खिलते दांत निकालते चले गए। तब कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काठ के घेरे में बैठे ऊंट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, ऊँटड़ो है। दूसरा बोला, ऊँटड़ो कठे तो आयो।
ऊँट ने भी ये देख दोनों होठों को फड़फड़ाते हुए थुथनी फटकारी। भंग की तरंग में मैंने सोचा कि ऊँट जरूर ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। जी में सोचा कि चलो देखें कि वह क्या चाहता है। क्या उसकी भाषा मेरी समझ में ना आएगी? मारवाड़ियों की भाषा मैं समझ लेता हूँ, तो क्या मारवाड़ के ऊँट की बोली समझ में ना आएगी? इतने में तरंग कुछ अधिक हुई। ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने इन मारवाड़ी बाबुओं को कहा। अब बच्चों देखिए, अब ऊँट को लोग देखते हुए जा रहे थे, और बंगाल आपको मालूम है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को, है ना। तो ऊँट जो है रेगिस्तान, राजस्थान आदि जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन बंगालियों ने कभी ऊँट नहीं देखा था, कलकत्ता में कभी ऊँट नहीं देखा गया था, तो इसलिए मेले वालों ने ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऊँट को वहाँ बिठा दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग जो नए थे वो ऊँट को देख रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन कुछ मारवाड़ी थे। मारवाड़ी जानते हैं, राजस्थान के ही होते हैं। तो मारवाड़ी ने जब ऊँट को देखा तो उनके तो पुश्तनी जो लोग थे, उनके बाप दादा जो थे वो सारे राजस्थान में रहते थे, उनका देखा हुआ था, और उन्हीं के बीच ये लोग रहे थे तो उनको भी कुछ मालूम था। इसीलिए वो अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, ऊँटड़ो है। दूसरों बोलो, ऊँटड़ो कठे तो आयो। तो एक ने पहचान लिया कि ये तो ऊँट है, लेकिन मारवाड़ी भाषा में दूसरा उसका साथी जो है था वो पूछता है, ऊँटड़ो कठे तो आयो। कठे तो ने कहाँ से आया भाई? ऊँट यहाँ कैसे आ गए? ऊँट तो राजस्थान में होते हैं, यहाँ ऊँट को कैसे ले आए? तो मारवाड़ी बाबू राजस्थान से, रेगिस्तान से वो लोग भी थे मारवाड़ी, और ऊँट भी उन्हीं का था। जब ऊँट ने ये भाषा सुनी तो वह झट पहचान गया कि ये मारवाड़ के लोग हैं, ठीक है। और वह भी अपने होठ हिलाने लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे ऊँट भी उनसे बात करना चाह रहा हो। उनको देखकर खुश होता है कि ये तो वही लोग हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं जिनके साथ मैं रहा हूँ। अब लेखक ने, जो कि भांग पी रखी थी, कुछ नशे में था, तो वो भी ऊँट के पास जाता है और ऊँट की भाषा को समझने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ऊँट का जो है वो मानवीकरण किया गया है, ठीक है। अब ऊँट कहता है कि ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने इन मारवाड़ी बाबुओं को कुछ कहा, बेटा तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या जानोगे? मतलब कि तुम तो नए नए आए हो और तुम कलकत्ता में बसे हुए हो, तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। यदि मेरी उम्र का कोई होता तो वह जानता। तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों में जन्म लिया, तुम पोतड़ों के अमीर हो। मेले में बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हें देखो, और यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो सुन लो। सुनाता हूँ। आज के दिन तुम विलायती फिटिन, टमटम और जोड़ियों पर घूमते फिरते हो, जिनकी कतार तुम मेले के द्वार पर मीलों तक छोड़ आए हो। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुँचे थे। ये सब तुम्हारे जन्मी हुई है, तुम्हारे साथ की जन्मी हुई है। तुम्हारे बाप 50 साल के भी नहीं होंगे, इसलिए वे भी मुझे भली भांति नहीं पहचानते, लेकिन उनके भी बाप को मैंने पीठ पर लाद कर कलकत्ते पहुंचाया है। वे होते तो मुझे पहचान लेते। अब यहाँ पर ऊँट जो कहता है कि तुम और ना तुम्हारे फादर, ना तुम्हारे पिता मुझे पहचानते हैं, क्योंकि ये कुछ सालों के ही हैं, लेकिन उनसे भी पहले जो तुम्हारे दादा थे, तब वो मुझे पहचानेंगे, क्योंकि वे हमारे साथ ही रहा करते थे। और उन्होंने कहा कि अब तुम अपने नई नई गाड़ियों में आकर घूमे हो, है ना, और अपनी गाड़ियों को छोड़ कर आए हो पीछे, और मेले में घूमने यहाँ तक आए हो। लेकिन कहते हैं कि तुम रेगिस्तान से या राजस्थान से कोलकाता कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा कि कोलकाता तुम पहुँचे मेरे द्वारा। तुम्हारे जो दादा थे, वो तुम्हारे दादाजी थे, वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर रेगिस्तान से, राजस्थान से लेकर बंगाल तक हमारी ही पीठ पर पहुँचे हैं। हम ही थे जो तुम मीलों चलकर तुम्हें यहाँ पर पहुँचाया है। ये तुम सब तुम्हारे, और कहते हैं कि जो गाड़ियाँ भी आई हैं, ये तो अभी तुम्हारे साथ ही जन्म लिए, मतलब तुम्हारे अभी अभी नई नई खोज हुआ है इनकी, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसलिए पुराने समय में लोग कैसे चलते थे? ऊँट पर बैठकर चलते थे। आज से 50 साल पहले रेल कहाँ थी?
मैंने मारवाड़ से मिर्ज़ापुर तक और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक कितने ही फेरे किए हैं। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं का घर मेरी पीठ पर रहा है। जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप और बाप के बाप को भी जना है, वे सदा मेरी पीठ को ही पालकी समझती थी। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ। इसी से इस मेले में तुम्हें देखकर आंखें शीतल करने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा है। घटे कैसे? मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। अब उन्होंने कहा, यहाँ पर ऊँट फिर कहता है कि न केवल सवारी के रूप में मैं काम आता था, बल्कि मैं तो ऐसे था जैसे तुम्हारी गाड़ियाँ आज तुम्हारे घर के आगे खड़ी रहती हैं, ऐसे मैं बंधा रहता था तुम्हारे पूर्वजों के घर के आगे। क्योंकि न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बल्कि घर के और अन्य काम भी मैं ही करता था। कहते थे जैसे आजकल स्त्रियां गाड़ियों में बैठकर चली जाती हैं, वैसे तुम्हारी दादी परदादी जो थी वो मेरी पीठ को ही अपनी पालकी समझती थी, और मैं उनको बिठाकर कहीं पर भी ले जाता था जहां उन्हें जाना होता था। और आज मेवाड़ के वंशजों को देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही तुम मुझे ना पहचानते हो, भले ही तुम मुझसे ना परिचित हो, लेकिन मैं तुमसे भली भांति परिचित हूँ। अगले गद्यांश में कहते हैं, हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और मैं ही चारा आदि पीठ पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल की कलें हैं, गंगा जी हैं, जल पिलाने को लाखों कहार हैं, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी पीठ पर लाद कर कोसों से जल लाया जाता था और मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था। तो यहाँ पर ऊँट जो कहता है कि मैं ना केवल तुम्हारे सवारी का साधन था, बल्कि तुम्हारे खेतों से अन्न को ले जाकर बाज़ारों में ले जाना, है ना, व्यापार के तौर पर भी मैं ही तुम्हारे काम आता था। और कहते हैं कि आज तो तुम्हें समय बदल गया है, आज तुम्हारे घरों में पानी आ रहा है ना, घरों में पानी पीने की व्यवस्था है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी बहुत कोसों दूर जाकर मिलता है, पानी बहुत दूर दूर जाकर पानी मिलता है। तो वहाँ पर मुझे ले जाते थे और पानी को भरकर मेरी पीठ पर लाद दिया जाता था और तब जाके वो पानी घर पहुंचता था। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से मत देखो। इस पर तुम्हारे बड़े पूज्य अन्न रस्सियाँ यहाँ तक कि उपले लाद लाद कर दूर दूर तक ले जाते थे। जाते समय मेरे साथ पैदल जाते थे और लौटते समय मेरी पीठ पर चढ़े हुए हिचकौले खाते स्वर्गीय सुख लूटते आते थे। तुम रबड़ के पहिए वाले चमड़े की कोमल गद्दीदार फिटिन में बैठकर भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गवैयों तथा तुम्हारी पसंद की बीवियों के स्वर भी तुम्हें उतने अच्छे ना लगते हों। और अब वो यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरी पीठ, घायल पीठ से तुम घृणा मत करो। इस पर ना जाने कितना कुछ मैंने सहा है। वहाँ से अन्न लेकर आना, रस्सियाँ, मतलब कि उपले लेकर आना, बहुत कुछ, मतलब जो भी व्यापार होता था, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे तो वो मेरी पीठ का ही इस्तेमाल करते थे। और तो और छोड़ो, तुम्हें अपनी गाड़ियों में भी उतना आनंद महसूस नहीं होता होगा जितना कि तुम्हारे पूर्वज मेरी पीठ पर बैठकर हिचकोले खाते महसूस करते थे। और कहते हैं कि तुम्हारी जो गाड़ियां हैं वो भी उतना आनंद नहीं दे सकती। और दूसरी बात, जो ऊँट है वो व्यंग करता हुआ कहता है कि मेरी बलबलाहट, माने मेरी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो बहुत सुरीली लगती थी तुम्हारे पूर्वजों को, जो तुम बगीचे में बैठकर गानों के साथ आनंद लेते हो, या तुम्हारी बीवियां जो गाना गाती हैं उससे भी अच्छा स्वर मेरा लगता था। मेरे गले के घंटों का शब्द उन्हें सब बाजों से प्यारा लगता था। फोंग के जंगल में मुझे चरते देखकर वे उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने बगीचे में भंग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर।
और कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज जब भी मुझे चरता हुआ देख लेते थे तो बड़े खुश होते थे और मेरे गले में घंटे को बांध दिया जाता जो जो टन टन करता हुआ घूम आवाज़ ध्वनि करता था, तो तब वो मुझे देखकर खुश होते थे। उससे भी अच्छा जो तुम अपने बगीचे में भांग पीकर या ताश खेलकर महसूस करते हो। भंग की निंदा सुनकर मैं चौंक पड़ा। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि जैसे ही ऊंट ने भांग की बात की तो लेखक चौंक उठा, क्योंकि लेखक ने भी भांग पी रखी थी। वो भांग की बुराई को नहीं सुन सकता था। मैंने ऊंट से कहा, बस बलबलाना बंद करो। ये बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या है, तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है। जो पेड़ों की छाल और पत्तों से शरीर ढांपते थे, उनके बनाए कपड़ों से सारा संसार बाबू बना फिरता है। अब यहाँ पर लेखक ऊँट को डांटते हुए कहता है कि देखो, तुम ज़्यादा मारवाड़ियों की बुराई मत करो, है ना, संसार की बुराई मत करो, आने वाले जो ये पीढ़ियाँ हैं इनकी बुराई मत करो, क्योंकि अगर इनकी बुराई की तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपना सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो तुम्हें इनका सम्मान करना पड़ेगा। और कहते हैं अब समय बहुत बदल गया है। जो लोग पेड़ों की छाल को और पत्तों को अपने शरीर को ढांकने के लिए करते थे, वो समय अब चला गया है। अब तो लोगों ने बहुत विकास कर लिया, प्रगति कर ली है। जिनके पिता स्टेशन से सिर पर गठरी आप ढोकर लाते थे, उनके सर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम ना लेकर पुकारता था, वही बड़ी बड़ी उपाधि धारे हुए हैं। और कहते हैं वे लोग पुराने लोग जो जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, आज उन्होंने अपनी मेहनत से ऊंचे ऊंचे पद हासिल किए हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाले सदा ऊंट पर ही चढ़ें, ये कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि समय बदल चुका है और लोग अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। तो छात्रों, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी जड़ों को अब कभी भी जड़ों से अलग नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का सम्मान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, अपने देश और अपने देश की भाषा पर सम्मान करना चाहिए। है, हम चाहे बहुत आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हम विकास क्यों ना कर लें, है ना, लेकिन अपनी संस्कृतियों को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।